चलिए, थर्मोडायनेमिक्स, ये डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? चेंज, कुछ मूव कर रहा है, देयर इज चेंज। अगर कोई चेंज है उसके लिए मैं डायनेमिक वर्ड यूज करती हूँ। थर्म मतलब हीट से रिलेटेड चेंज। तो हम यहां पर हीट और उससे रिलेटेड चेंजेस को पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो मैं चैप्टर आज शुरू नहीं कर सकती, आज सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि यहां से एक अलग ही केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। जो अब तक पढ़ी वो अब अगले 2 महीने तक तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आएगी। अगले 2 महीने तक की कुछ अलग ही चीजें आनी है, जो पहले 4 चैप्टर में पढ़ी उसका कोई रोल नहीं है। कुछ रोल नहीं मिलने वाला अभी खास। रोल जो था वो मेरे को पहले लेना पड़ा अलग से, राइट। सबसे पहली चीज आज के बाद जब हम पढ़ेंगे, नो एटम्स, नो मॉलिक्यूल्स, नो इलेक्ट्रॉन्स, नो बॉन्ड लेंथ, नथिंग। तो फिर क्या बात करूंगी मैं, शुरू कैसे करूंगी टॉपिक को? तो उसके लिए आपको नए चैप्टर के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है। किसी भी चीज के बारे में मैं बात करूंगी तो उसको मेरे को अब बोलना पड़ेगा सिस्टम। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, आज की क्लास में एक चाय का कप ही रखूंगी एग्जाम्पल, ठीक है। सो 10-12 बार मेरे को लेना पड़ेगा, प्लीज बियर इट, मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं कर पाऊंगी, इजीएस्ट है। इफ आई एम सेइंग हीट चेंज बताइए इस हॉट टी के एक कप का, तो आप कहोगे हाँ ये थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। चेंज तो हो रहा है हीट में, थोड़ी देर में चाय ठंडी हो रही है। तो आपको यह कहा जाएगा दिस इज सिस्टम, सिस्टम इज अ कप ऑफ टी, राइट। सिस्टम इज अ कप ऑफ टी। और उसके चारों तरफ जो ये रूम है, ये सारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हम बोलेंगे यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए मैंने रख दिया उसके ऊपर एक ढक्कन, कोस्टर रख दिया। वो क्या हो गई? उसकी बाउंड्री। वो कोस्टर क्या काम कर रहा है? सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है। आज तो चाय के कप से ही काम चलाऊंगी मैं। अगली क्लास में प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल लेके आऊंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाने के लिए। तो व्हेनेवर आई विल से ह्यूमन बॉडी का हीट चेंज, तो ह्यूमन बॉडी क्या हुई? सिस्टम। उसके चारों तरफ क्या है? सराउंडिंग। आपकी स्किन की जो लेयर है वो क्या है? बाउंड्री। और दोनों को मिला के क्या है? यूनिवर्स। क्लियर सबको? सिस्टम और सराउंडिंग मैंने सारा बता दिया आपको। कई बार जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आपको दिखाई दे। कई बार बाउंड्री आपको इमेजिन भी करनी पड़ेगी। इफ आई से अ कप ऑफ टी केप्ट ओपन इन दिस रूम, बाउंड्री है नहीं, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा भाई सिस्टम यही है, तो इसके आसपास इसकी बाउंड्री है, चाहे मुझे दिखाई नहीं दे रही, राइट। तो बाउंड्री को कई बार आप इमेजिन भी करते हैं। तो सिस्टम समझ आ गया किस चीज को बोलना है? जिसके बारे में बात हो रही है आज के बाद उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो ये आपके स्कूल पेपर में एक एक नंबर में डेफिनेशंस आती है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ। ये आपकी बुकलेट के पहले पेज पे सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री, राइट। अब आ जाइए, सिस्टम कितने तरह के होते हैं। इसमें मैं हर बार जो गलतियां कराती हूँ, आई सी आप करते हो कि नहीं। एक सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम, तो कप ऑफ टी, राइट, वो है मेरे लिए ओपन सिस्टम। क्या मतलब कप ऑफ टी? क्योंकि खुला है? नहीं, इसलिए नहीं उसको मैं ओपन कह रही। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके। अगर मैंने चाय के कप, गरम चाय के कप को छोड़ दिया 2 दिन के लिए, ठंडी तो वो हो ही जाएगी, मतलब एनर्जी किसको दे दी उसने? अपनी सराउंडिंग को। थोड़ा सा सूख भी जाएगी, आप देखेंगे ऊपर एक गोल निशान होगा और चाय थोड़ी नीचे होगी। मतलब क्या हुआ? उसके अंदर का पानी भी इवेपोरेट होके सराउंडिंग्स को गया, मैटर भी लूज हुआ और एनर्जी भी लूज हुई। सिमिलरली उसी चाय के ठंडे कप को मैंने गर्म पानी की बारिश में रख दिया, तो पानी बढ़ा उसके अंदर, मैटर इंक्रीज हुआ, और चाय उल्टा गर्म भी होगी क्योंकि गर्म पानी की बारिश में रखा। तो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज किसी भी डायरेक्शन में अगर पॉसिबल है तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। इसी चाय के कप को मैं ढक दूं तो मैटर ना पानी अंदर आ पाएगा ना इवेपोरेट होके बाहर जा पाएगा, चाय कम नहीं होगी लेकिन ठंडी हो जाएगी। ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड। और अगर मैंने इस चाय के कप को एक थर्मस फ्लास्क में डाल दिया, बंद कर दिया, ना एनर्जी बाहर जाएगी ना मैटर बाहर जाएगा, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लीजिए,
नीदर एनर्जी नॉर मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो अब मैं 4-5 एग्जाम्पल देती हूं। एक फ्रिज पड़ा है कमरे में, वो क्या होगा? फ्रिज का दरवाजा बंद है। अभी अगला मेरे को पूछना है फ्रिज का दरवाजा, वो जोक नहीं है ये हाथी कैसे बिठाया, फिर वो निकाल के वो क्या किया, ये आए हुए जेई एडवांस के क्वेश्चन है, वो पूछ रहे। अगर फ्रिज का दरवाजा बंद है और फ्रिज पड़ा है कमरे में, आइसोलेटेड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके चारों तरफ आपके घर के एग्जाम्पल्स लेके आ रही हूं मैं। अगर मैंने एक बंद फ्रिज रखा हुआ है तो उसको आप क्या कहोगे? क्लोज्ड। बंद माने आप उसमें से सामान नहीं निकाल सकते, लेकिन हीट का एक्सचेंज तो है, अपने आसपास वो हीट फेंक रहा है भाई। आप गर्म चीज उसमें रख रहे हो, ठंडी कर रहे हैं कि नहीं? तो हीट का एक्सचेंज है, राइट? एसी लगा हुआ है रूम में और चल रहा है, ठंडा तो कर ही रहा है, लेकिन मैटर को भी बाहर तो फेंक रहा है वो। ठीक है, हम तो कमरे में ही रख रहे हैं, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्लोज, बट इट इज ओपन सिस्टम। प्लांट, ट्री, क्योंकि वो फ्रूट दे भी रहा है और आपको पता है ठंडक तो दे ही रहा है, एनर्जी और मैटर सबको एक्सचेंज कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है आपका दिमाग खुलवाने के लिए। एक एनवेलप जिसमें 100 रुपए डाल के मैं आपको दे रही हूँ, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, के पैसे निकाल सकते हो भाई, तो इट इज ओपन सिस्टम। अब सिस्टम को मैंने आपको कोई भी सिस्टम अगली क्लास में देना है, आज तो मेरा सिस्टम सिर्फ चाय का कप है। उसके बारे में अगर बात करनी है तो मुझे उस सिस्टम की स्टेट के बारे में बात करनी होगी। पहले गर्म था, अब ठंडा है, तो गर्म इज अ स्टेट एंड ठंडा इज ऑल्सो अ स्टेट। तो किसके सहारे से मैंने बात करी? टेम्परेचर के, राइट? या मैं आपको कहूं मैंने एसीटोन रख के दे दिया एक कंटेनर में शुरू में, और 2 घंटे बाद देखा तो पहले तो वॉल्यूम एसीटोन का इतना था, अब इतना रह गया। तो मैं कहूंगी पहले ये सिस्टम पूरा फुल भरा हुआ था, अब ये खाली है या बहुत कम है। तो मैंने किसके रेफरेंस से सिस्टम को एक्सप्लेन किया? वॉल्यूम चेंज। तो अब आप समझिए अगली क्लास में मैं जो सिस्टम लेके आऊंगी, आज तो गुजारे लायक रोजमर्रा की लाइफ से लेके आ रही हूं, तो मेरे को उस सिस्टम की स्टेट बतानी होगी। आपकी स्टेट बताऊं तो 2:30 बजे तो आप टॉप फ्लोर पे हैं और 4:30 बजे आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो हाइट फ्रॉम द अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ या कैसे भी कहो, हाइट से बताई मैंने आपकी स्टेट। यानी स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए मेरे को कुछ वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ता है, वरना मैं सिस्टम की स्टेट नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको खैर डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल नीचे बने हुए हैं, मेरे साथ साथ लिखिए। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन किया जाता है किसी ना किसी मेजरेबल क्वांटिटी के सहारे से। उस मेजरेबल क्वांटिटी को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। पहले 2 लाइन नोट कर लीजिए ताकि समझ भी आ जाए। State of system is defined in terms of some measurable quantities that is state variables. State variables के example मैंने क्या लिखी है देख रहे हो? Pressure, volume and temperature. State variables के सहारे से सिस्टम की स्टेट को डिफाइन किया जाता है। अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल बदली तो स्टेट भी बदली। अगर चाय का कप ठंडा नहीं हुआ तो मैं कहूंगी जैसा लाई थी वैसा ही है, नो चेंज। और ठंडा हो गया तो मैं बताऊंगी यस, पहले गर्म था बाद में ठंडा है, इनिशियल स्टेट थी गर्म और फाइनल स्टेट थी ठंडा होना। अब थोड़ा थोड़ा मैं ढंग के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ना शुरू करूंगी, स्लो स्लो, ताकि आप साइंटिफिक एग्जाम्पल्स में भी थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट्स को देख पाए। तो अब डेफिनेशन के नीचे आप देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक बॉडी है, मेटल का एक ब्लॉक समझ लीजिए जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको कूलिंग पर अलाउ कर रखा है तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया? 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मेरा सिस्टम स्टार्ट यहां से हुआ है तो बच्चों इसको इनिशियल स्टेट कह सकती हूँ। तो इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर था T1 और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर था T2। प्रेशर और वॉल्यूम नो चेंज, दैट्स व्हाई वी आर नॉट मेंशनिंग इट। यानी इस हीटेड ब्लॉक की, इस सिस्टम की, हीटेड ब्लॉक क्या है? मेरा सिस्टम जिसको मैं रेफर कर रही हूं,
इसकी इनिशियल स्टेट थी 300 डिग्री, इसकी फाइनल स्टेट थी 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्लियर सबको? नीचे जो मैंने दिया है, मेरी अगली क्लास में सबसे ज्यादा, अगली 2 क्लासेस में सबसे ज्यादा ये चलेगा एग्जाम्पल, एक गैस। ये जो ऊपर आज के बाद मैं ऐसे बनाऊंगी, इसका मतलब क्या? ये मूवेबल पिस्टन है, जैसे पिचकारी में होता है, जैसे इंजेक्शंस में होता है, सिरिंज में, कि आप प्रेशर लगाओ तो वो नीचे जा सकता है और इस तरह से ऊपर आ सकता है। इसके अंदर एक गैस भरी हुई है जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखती है। इसको मैंने कंप्रेस किया तो दूसरा स्टेट क्या आई? फाइनल स्टेट, जिसमें वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहां मैंने टेम्परेचर को मेजर किया, यहां मैंने वॉल्यूम को मेजर किया और सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की। तो अगली क्लास में मैं कहूं एक गैस है जो 10 लीटर से 5 लीटर कंप्रेस की है, तो खुद ही बता लोगे इनिशियल स्टेट थी 10 लीटर वाली और फाइनल स्टेट थी 5 लीटर वाली। बस उस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे शब्द बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस पे ही चल रहे हैं अब तक हम। अब ये टर्म सुनाई नहीं देंगी, अब ये वर्ड सुनाई देंगे। आ गया सबके पास ये? तो स्टेट वेरिएबल्स क्या है इन शॉर्ट, जिनके सहारे से सिस्टम की स्टेट बता रहे हो। और सिस्टम्स की स्टेट क्या है? कोई एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है तो स्टेट बदल रही है। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी बातचीत होगी इन्हीं की टर्म्स में होगी। अब मेरे को आगे लेना है स्टेट फंक्शन। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? अगर आप देखें, वर्क डन, एनर्जी, ये तो सुने हुए होंगे शब्द। वर्क डन करेंगे, एनर्जी करेंगे, उसके बाद एंथैल्पी, उसके बाद एंट्रोपी, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी और चैप्टर क्लोज। तो ये टर्म्स आपकी सुनी हुई नहीं है, ये सारी वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं जो आपके सामने लाई जाएंगी। तो अब जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उनको हम हर एक के 3 पॉइंटर बताया करेंगे। पहला पॉइंटर होगा, क्या ये प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है? इसको समझना, बाद में नोट करना। अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी तो मेरे पास वो वाली प्रॉपर्टीज ही नहीं है जो मैंने आपके लिए सामने नाम लिए, तो मैं एग्जांपल में वो ला ही नहीं सकती। अभी तो मैं वो लाऊंगी जो क्लास 10 तक आप जानते हो। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सिर्फ एक बात पे डिपेंड कर रही है, स्टेट क्या है, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। ना कि रास्ता क्या लिया, राइट, ना कि पाथ। क्या मतलब इस बात का? अगर मैंने आपको एक मेटल का टुकड़ा दिया और मैंने कहा जी अभी ये 40 डिग्री पर है इनिशियल स्टेट, इसको 100 डिग्री पे लाना है फाइनल स्टेट, टेम्परेचर मेरा वेरिएबल है। अब ये वाली रो तो क्या करती है, 40 से 100 पे लाने के लिए सीधे आग पे लगा दिया उसको और 40 से 100 पे ले आई। ये वाली स्टेट क्या करती है, एक प्रॉपर इंक्यूबेटर लिया जिसमें आग नहीं दिख रही, रेडिएशन से गर्म किया। दोनों का पाथ अलग था, एक ने आग पे रख के किया और एक ने क्या किया, इंक्यूबेटर में डाला, माइक्रोवेव में डाला, किसी में भी डाला। पाथ अलग होने के बावजूद भी टेम्परेचर पहले 40 था, बाद में 100 था। तो अगर कोई ऐसी चीज किस रास्ते से आपने अटेन की, वी डोंट केयर, लेकिन अगर आप वहां पहुंच गए, उस तरह के फंक्शन को कहते हैं स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज ऑलवेज अ स्टेट फंक्शन। तुम कोयले पे रख के उसको गर्म कर रहे हो, तुम गैस पे रख के उसको गर्म कर रहे हो, कि इंक्यूबेटर पे रख के उसको गर्म कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ेगा, आप 100 डिग्री पहुंचा गए तो स्टेट आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। टाइम कितना लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर कोई प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो चेंज क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं। हर उस प्रॉपर्टी को आज के बाद मैं क्या बोलूंगी, स्टेट, स्टेट फंक्शन। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहां खड़ी हूं, अर्थ के सेंटर से मेरी हाइट डिसाइड करती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैं 4 चक्कर नीचे लगा के फिर यहां खड़ी हो जाऊं और कहूं बताना मेरी फाइनल स्टेट क्या है, तो आप कहोगे वहीं के वहीं हो, आपकी इनिशियली फाइनल रहेगी, मतलब नो मूवमेंट, कोई डायनेमिक्स नहीं है यहां पे। तो पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आप 4 चक्कर काट के आए या सीधे ऊपर से किसी ने आपको लैंड करा दिया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी। रेदर बेटर एग्जांपल था, मैं लिफ्ट से ऊपर आ रही हूं कि मैं सीढ़ियों से। मैं लिफ्ट से आ रही हूं तो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी उतनी है, मैं सीढ़ियों से आ रही हूं तो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी उतनी है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। कहां हो, कैसे हो, नो मैटर।
तो ऐसी हर प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर, वॉल्यूम, अब आपने गैस को पिचकाना है, आप सिरिंज में डाल के पिचका रहे हो या आप वैसे ही प्लेट से ढक ढक के पिचका रहे हो, कैसे पिचका रहे हो, वी डोंट केयर। आप उस स्टेट पर पहुंच गए, वॉल्यूम घट गया, आपने घटाने के लिए कुछ भी किया। तो ऐसी चीजों को कहते हैं स्टेट फंक्शन। मैं अभी इसीलिए नहीं नोट करने दे रही कि जब तक आप पाथ फंक्शन नहीं समझेंगे आपको स्टेट फंक्शन ढंग से समझ आएगा नहीं। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बता दिया, थोप दिया और हमने मान लिया। स्टेट फंक्शन का ऑपोजिट होता है पाथ फंक्शन। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही आप किधर हो, आप कैसे आए हो उस पर डिपेंड कर रही है। यानी मैं इसी जगह पे खड़ी हूं, 1 घंटे से मैं इसी जगह पे खड़ी हूं, मेरी पोटेंशियल, या कह लीजिए जब मैं लिफ्ट से आई और सीढ़ियों से आई, मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, नो चेंज कह देगा कोई भी आके। लेकिन अगर मैं लिफ्ट से आई या सीढ़ियों से आई, मेरी काइनेटिक एनर्जी में बहुत फर्क होगा, मुझे पसीना आ रखा होगा। वहां मैं बोलूंगी आप कहां हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे आए हो उसने डिसाइड करना है कि आपने हीट कितनी प्रोड्यूस की, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी घटी। तो हर वो चीज जो रास्ते पे डिपेंड करेगी उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। जैसे वर्क डन, जैसे काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं और ला नहीं सकती, ऑब्वियस रीजंस है, आपको वो टर्म्स ही नहीं पता, मैं नहीं ला सकती। तो अगर आप देखें कि पाथ फंक्शन क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कैसे, और स्टेट फंक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, कहां, कैसे पे नहीं। अब नोट करिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को करेंगे हम, इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, इजी बनाएं। तो अभी तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में चल रहे हैं, हम कोई प्रोसेस तो लाए नहीं, इसका यूसेज तो अगली क्लास में पता चलेगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज उठाती हूं मैं, वो जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी हुई, फोर्स, प्रेशर, मोल्स, मोलैरिटी, वो तो पढ़ी ली अभी हमने, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। कोई भी प्रॉपर्टी को मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तब कहती हूं जब वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मैटर कितना लिया। मैं 1 किलो कोयला ले आऊं और 100 किलो कोयला ले आऊं, किससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी? मैटर पे डिपेंड करती है हीट। मैं 500 ml वाटर लाऊं और 10 ml वाटर लाऊं, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? मैटर पे डिपेंड करता है। हर वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितना, आप कितना ले रहे हो, मास, वॉल्यूम, फोर्स। फोर्स भी तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, जितनी भारी चीज होगी उसका फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब आप अगले चैप्टर, इसी चैप्टर में अगली क्लास में बोलूंगी इसके ऊपर बच्चों, फोर्स बढ़ा दो तो हम वजन बढ़ा देते हैं, फोर्स बढ़ा दिया। फोर्स, वॉल्यूम, मास, मास को ही मोल्स कह लो, एक ही बात है। हीट, ये सारी की सारी किस बात पे डिपेंड करती हैं? आप सामान कितना ले रहे हो, क्वांटिटी। लेकिन देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो डिपेंड ही नहीं करती आप कितना ले रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट, आप 5 ml वाटर को बॉईल करो या 1000 ml वाटर को बॉईल करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स है 100 डिग्री। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, आप एक ग्लास पानी में डेंसिटी देख रहे हो कि एक बॉटल पानी में डेंसिटी देख रहे हो, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो क्या है, इंटेंसिव। अब एक बार बहुत बारीकी से समझिएगा, ये अच्छी चीज है, ये मतलब थोड़ा ट्रिक करेगी आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशो से आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और दूसरे नजरिए से सोचूं, डेंसिटी इंटेंसिव क्यों हुई? क्योंकि उसका मैंने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम। आप इतने बड़े डब्बे में पानी लाए या इतने बड़े डब्बे में पानी लाए, डेंसिटी क्या बात करती है? बहुत शॉर्ट में बताऊं, आप इसमें वाटर लेके रख रहे हो, इसमें वाटर लेके रख रहे हो फुल भर के, डेंसिटी क्या कहती है? पर यूनिट वॉल्यूम का चाहिए जी हमको तो मास। डेंसिटी का मतलब है हमें तो इतने का ही मास चाहिए, तुम पूरा तालाब भर के ले आओ। डेंसिटी टॉक्स मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा। जब पूछा ही 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, स्पेसिफाई कर दिया मास, तो काहे का वो डिपेंड करेगा? मैटर पे आएगा ही आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो जिसका भी अमाउंट स्पेसिफाई कर दोगे वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। अगर मैं आपको कहती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट, बताइए पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट क्या थी? किलो जूल पर मोल। पर मोल वो कौन सी थी? अब आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा होगा अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखे। जिसका अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया वो क्या हो गया? इंटेंसिव। आप सामान बढ़ा लो घटा लो, बात ही अमाउंट स्पेसिफिक की है। तो इसी तरह से मोलैरिटी क्या था बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट
वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई तुम तो चीजें स्पेसिफाई करते जा रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब करिए नोट। तो जो भी प्रॉपर्टी अपने चारों तरफ देखो ना, चलो एक नोट करो, फिर एक याद आ गया, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग गलत जवाब दोगे, पर देते हैं। मैंने तो गलत दिया था जब मैं 11th में थी। इन दोनों में से किस में रखूं टेम्परेचर को? एक्सटेंसिव है टेम्परेचर की इंटेंसिव है? यही चाहिए था मेरे को। गुड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग को ये देगा कि तुमने एक आयरन का टुकड़ा लाए गरम, ठीक है, जो मर्जी टेम्परेचर उस पर तुम्हें सेट करना है कर लो, उसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके दो टुकड़े कर दो तो भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, इमीडिएटली काटो उसको। मैं बस तुमने ये बोला, मैंने जब अपने 11th में इस पे बहस की थी, मेरे को नहीं आया था और अड़ जाती थी मैं भी, तो मेरे टीचर ने मुझे एग्जांपल क्या दिया था कि इस रूम का टेम्परेचर है जो भी एक सेट है, ठीक है, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन सम एसीज और समथिंग, जो नॉर्मली इस रूम का टेम्परेचर है, बीच में दीवार डाल दो, दोनों रूम का टेम्परेचर अभी भी सेम होगा। मीन्स व्हाट? टेम्परेचर डू नॉट डिपेंड ऑन मैटर। एयर कहां ज्यादा कहां कम, उससे नहीं टेम्परेचर डिपेंड हो रहा। हर वो चीज जो कमरे के बीच में दीवार डाल के बदल गई वो है एक्सटेंसिव, जो नहीं बदली वो है इंटेंसिव। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये टेम्परेचर बहुत अच्छा केस है। ज्यादातर आप इस चैप्टर में टेम्परेचर और हीट को तो एक ही मान के चलोगे, दो क्लास होने तो उसके बाद समझ में आ जाएगा हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। राइट? आप हीट कितनी प्रोड्यूस कर लो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोग रखते हैं। आप जब खाना खाते हैं आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और आपको जब ज्यादा गर्मी लगती है आप उसकी वजह से आपको पसीना आता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बुखार नहीं होता खाना खाती। ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट दो सेपरेट केसेस रखना अब हमें शुरू करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव में इतना आपको समझ आ गया? एक और सवाल का जवाब दो, देखें ये भी कोई देता है कि नहीं। गुड आंसर। क्या मैं किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल सकती हूं? बदलना है तो मुझे क्या करना है? उसको, उसका अमाउंट स्पेसिफाई कर दो। यानी यस, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव, ये असर्शन रीजन में आए हुए क्वेश्चंस में से है, हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, और 2-1 साल पहले नीट में आया ये क्वेश्चन कि क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में, मतलब असर्शन है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में बनाया जा सकता है, और उसके नीचे रीजन उसका जो भी दे रखा होगा। तो यस, आप अगर अमाउंट स्पेसिफाई कर दोगे, पर वॉल्यूम कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, पर यूनिट एरिया कर दिया, कुछ भी स्पेसिफाई कर दो, नॉट ओनली अमाउंट, एनीथिंग। अमाउंट तो मैंने वैसे एक जनरल लिख दिया, तो आप किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बना सकते हैं। कि ये बात तो खैर पहले ही हो गई थी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशो को ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, उससे रेशो से ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव भी खत्म। आगे पूरे चैप्टर में यही शब्द बोलने हैं मैंने बार बार, तो आज तो उन वर्ड्स की आपको आदत डाली जा रही है, तो तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी जब हर जगह मैं यही 3-4 वर्ड्स को इस्तेमाल करूंगी। ये सुनना पड़ेगा। जितना इस चैप्टर में इसका डिटेल है, इसके कुछ रह गया नोट करना क्विक। जो अगली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया, मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, लिखने वाले लिखते रहेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तुम लोग को क्या पता लगता है ये शब्द सुनते ही? सम चेंज इज रिवर्सिबल। अगर मैं कहती हूँ कोई फला चेंज रिवर्सिबल है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं, कुछ और जो वापस आ सकता है, कोई एक चेंज बताना नेचर में जो एक स्टेप में रिवर्सिबल हो। एक स्टेप में वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल नहीं चाहिए। हर साल बच्चे मेरे को वाटर साइकिल देते हैं, मैं रिवर्सिबल चेंज पूछूं नहीं कि वाटर साइकिल आ जाती है, कि भाई सी से वाटर में एक ही तो चीज पढ़ के आए हो तुम लोग। वाटर इवेपोरेट होके पहले तो पहुंचा ऊपर, फिर क्लाउड बना, फिर बारिश हुई। मैं फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रही, और ये वाटर साइकिल कई स्टेप्स में होती है, वहीं का वाटर इवेपोरेट होके वहीं नहीं बरसता, तब तो मैं कहती कि रिवर्सिबल है, कि ये समुंदर के ऊपर आए बादल और उसी के ऊपर यूं गिर गए, उसी बर्तन में वापस आ गया पानी। ऐसा नहीं होता, वो कहीं और जाके बरसते हैं, आपको पता है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने। माय पॉइंट इज, रिवर्सिबल का मतलब है कोई भी चीज जिसका वापसी हो सकती है, बैक ट्रैक हो सकता है, लौट सकता है। ठीक है, कोई चेंज बताओ जो रिवर्सिबल देखा हो तुमने।
बड़ी चीज जो मैं आपको कह रही हूं, नेचर में कोई चेंज रिवर्सिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। और अपने आप को पहले जो ऑप्शन मुझे देना चाह रहे हो, अपने आप को काउंटर करना पहले। इस तरह से देयर इज नो एंड, आप बहुत सारी चेंजेस ले आओगे, कोई चेंज रिवर्सिबल नहीं है नेचर में। लेकिन रिवर्सिबल के सामने मैंने इरिवर्सिबल लिखा है। रिवर्सिबल चेंज अगर है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूं रिवर्सिबिलिटी होती है, इतने इक्के दुक्के ढूंढ के अजीबोगरीब एग्जाम्पल लाने की क्या जरूरत है। हम समझते हैं ना कि ऐसी क्या वजह है जो नेचर में आप कह रहे हो ज्यादातर चेंजेस आपको मैं काउंटर दे रही हूं कि वो रिवर्सिबल नहीं है। तो पहले मेरे को पढ़ाओ तो सही, रिवर्सिबिलिटी की शर्त क्या है, फिर सोचना शुरू करेंगे, शायद कोई ले आओ आप। रिवर्सिबिलिटी का मतलब तो समझें पहले। अभी तक तो आपको सिर्फ रिवर्सिबिलिटी का मतलब पता है जो उल्टा भी जा सके, बैक ट्रैक हो सके, राइट। हर वो रिएक्शन जो इनफाइनाइटिसमली स्लो स्पीड से जा रहा है, बैकवर्ड रास्ता उसी का ट्रेस किया जा सकता है, वापसी सिर्फ उसी की हो सकती है। जैसे आपने कहा फ्लावर की पेटल ओपनिंग और क्लोजिंग, उसमें फिर भी मैं रिवर्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करती हूं। जो भी चेंज फास्ट है वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब आप अपने आप को लॉजिक भी दीजिएगा, जो भी काउंटर आप लाएंगे, पहले रिवर्सिबिलिटी का एक्चुअल मतलब मेरे सब्जेक्ट में पकड़ लूं मैं। हर वो रिएक्शन जो इनफाइनाइटिसमली स्लो स्पीड पे होता है, उस रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी होती है, पूरी तरह से मिल सकती है, चांस है। अब ये इनफाइनाइटिसमली स्लो का क्या मतलब है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को हर साल मैं इसी एग्जांपल से समझाती हूं, उसके बाद यूजुअली डाउट रहता नहीं है। आप समझिए मैं इधर खड़ी हूं एक हाइट पे, मेरे हाथ में, या आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो, राइट। इसके बाद में किसी लेक्चर में पूरा अगला जो चैप्टर है ना इस पर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आता है, उसमें पूछा है रिवर्सिबल कैसे होते हैं, बस एक ही दिन में बता रही हूं मैं आपको, ये कहानियों के लिए एक ही दिन रखा है मैंने आज का। अगर मैं एक बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर पत्थर फेंकती हूं, वेरी फास्ट रिएक्शन, देखते ही देखते आपको पता है शायद आप घड़ी में टाइम भी ना मेजर कर पाओ, 1 सेकंड के अंदर गिर गया कि 2 सेकंड के अंदर गिर गया, इट्स अ फास्ट चेंज। कैन इट बी रिवर्स एट एनी मोमेंट? अपने आप नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी के चांस नहीं है, आप सपने में नहीं सोच सकते, कोई कर भी नहीं सकता एकदम से उसको रिवर्स। लेकिन इसी पत्थर को मैंने एक धागे से बांधा और अपने हाथ में पकड़ लिया, मेरे पास लंबा सा धागा है जिसपे वो पत्थर बांध रखा है, और मैं हर 1 मिनट पे 1 मिलीमीटर छोड़ रही। कितना स्लो, रात लग जाएगी नीचे तो नहीं पहुंचता वो। हर 1 मिनट पे मैं 1 मिलीमीटर छोड़ रही हूं, रुका हुआ तो नहीं है, चेंज तो हो रहा है, पत्थर नीचे तो जा रहा है। आप 6 घंटे बाद आओगे तो शायद पत्थर यहां से यहां होगा। उसको नीचे खींचने वाली ताकत कौन सी है? ग्रेविटी। धागा नहीं था तो छोड़ा और एकदम से नीचे गया, जब धागा था तो मैंने धागे से क्या कर लिया? ग्रेविटी के बराबर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया रोकने के लिए। और अब मैं इतना थोड़ा 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 उसको रिलीज करती जा रही हूं, शायद 20 घंटा लग जाए छत से पत्थर को नीचे जाने में। सेम गोज विद फ्लावर ओपनिंग। आप अगर एक फ्लावर को सुबह 4:30-5 बजे देखना शुरू कर दें, 9 बजे तक आपकी आंखें मेकआउट नहीं कर पाएंगी कब खिल गया, बिकॉज इट इज नॉट सडन चेंज। ह्यूमन आई सडन चेंज को तो ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन लगातार चेंज को ऑब्जर्व नहीं करती। आपको कोई रिश्तेदार साल बाद मिले तो कहे कितने दुबले हो गए हो या लंबे हो गए हो, पापा मम्मी रोज देखते हैं, दे कैन नॉट मेक द डिफरेंस बिकॉज इट्स अ स्लो चेंज। रोज जो देख रहा है वो बहुत स्लो चेंज देख रहा है, उसको नहीं दिखता। तो अगर मैं धीरे 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 इस पत्थर को गिरा रही हूं, ये है रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल है ये? किसी वक्त भी एक रेत के दाने के बराबर फोर्स ऊपर लगाना है, इतना कम फोर्स इन्वॉल्व है, इतना फर्क है, क्योंकि ग्रेविटी के ऑलमोस्ट बराबर लगा रखा है मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तभी रुका हुआ है पत्थर। और मैं 1 मिलीमीटर छोड़ रही हूं फिर रोक रही हूं, 1 मिलीमीटर छोड़ रही हूं फिर रोक रही हूं, यानी कि मैं ग्रेविटी को पूरी टक्कर दे रही हूं। जैसे ही मैंने जस्ट अ ग्रेन ऑफ सैंड, एक रेत के दाने के बराबर फोर्स ऊपर लगा दिया, पत्थर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। फिर एक रेत के दाने के बराबर फोर्स मैंने नीचे कर दिया, पत्थर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। यानी किसी चेंज की रिवर्सिबिलिटी की शर्त है वो बहुत स्लो हो। स्लो कब होता है कोई चेंज? नीचे खींचने वाली ताकत और ऊपर खींचने वाली ताकत दोनों ऑलमोस्ट बराबर, तभी कोई चेंज स्लो होता है। इतने स्लो चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर एक
माइन्यूट सा चेंज कर दीजिए, इधर एक माइन्यूट सा चेंज कर दीजिए, उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन चल जाएगा। आपको क्या चाहिए बस डिसाइड करना है। लेकिन जो पत्थर मैंने एकदम से छोड़ दिया, वो टपाक से गिरा, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल किसको कहते हैं? इनफाइनाइटिसमली स्लो। हर वो चेंज जो निहायत स्लो हो रहा है उसकी रिवर्सिबिलिटी का चांस है। तो बैकवर्ड रूट कैन बी ट्रेस्ड इजीली, और ऐसा चेंज सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब ऑपोजिट फोर्सेस आर नियरली सेम इन मैग्नीट्यूड। अब नोट करिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। ये मैक्सिमम वर्क डन वाली बात अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मुझे अगली क्लास में चाहिए होगी, अभी नहीं। अभी रिवर्सिबल का आज के बाद मतलब समझिए, वो रिएक्शन जिसमें उल्टा रास्ता देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, अटेन किया जा सकता है, बहुत इजी है। और वो रिएक्शन जिसमें पॉसिबल ही नहीं है उनको कहते हैं इरिवर्सिबल। सिस्टम्स चार और तरह के होते हैं। एक तो मैंने सिस्टम आपको शुरू में बताया, क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। आइसोथर्मल, आइसो मतलब नो चेंज, कांस्टेंट। थर्मल मतलब टेम्परेचर, अभी के लिए। हर वो चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें आप टेम्परेचर को बदलने नहीं दे रहे, उसको कहते हैं आइसोथर्मल। और बेटर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपकी बॉडी आइसोथर्मल है, टेम्परेचर बदल जाए तो क्या होता है? फीवर होता है। फीवर के लक्षण क्या होते हैं? आपको प्रॉब्लम क्या आती है? क्यों छुट्टी मार लेते हैं जब फीवर होता है? तो क्या होता है फीवर में? जोर से बोल दो। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना इंटेलिजेंट जवाब आता है। और लक्षण क्या होते हैं? वीकनेस। वीकनेस क्यों होती है? हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जो आप खा रहे हैं ना, उस पर कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, और उससे वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक एनर्जी करेंसी क्रिएट करते हैं। उस टेम्परेचर पे एंजाइम काम करने से मना कर देता है। आप कितना ही खा लें, आपको हजम नहीं होता है, क्योंकि जो एंजाइम्स फूड डाइजेस्ट करने का काम करते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। यू स्टार्ट वॉमिटिंग, और आपको कहा जाता है जी लाइट रखो, फ्लूइड्स रखो, क्योंकि आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे। तो योर बॉडी, नॉर्मल बॉडी इज आइसोथर्मल, राइट। आइसोकोरिक, मैंने 2 बार आइसोथर्मल लिख दिया इसमें, चलो करेंगे उसको चेंज। आइसोकोरिक क्या होगा? आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम का चेंज इज 0, यानी जिसके अंदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगला लिखिए आइसोबारिक। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर। तो यहां क्या होगा? अगर चेंज इन प्रेशर इज 0, दैट इज किसी चेंज का प्रेशर इज कांस्टेंट, उसको कहते हैं आइसोबारिक। और उसके बाद आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब थर्मस फ्लास्क जो काम करता है, हीट को ना बाहर जाने देता है, हीट को ना अंदर आने देता है, यानी हीट चेंज इज 0, Q इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। तो अगली क्लास में दबा के ये शब्द यूज करूंगी मैं कि एक सिस्टम है जी, ये रिएक्शन इसमें चेंज हो रहा है, इसके अंदर रिवर्सिबल और आइसोथर्मल। मेरी शक्ल मत देखना तब, रिवर्सिबल क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है। मैं पूछूंगी रिवर्सिबल क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है। अब मुझे बताइए, कोई प्रोसेस अगर साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हो गए, राइट। साइक्लिक प्रोसेस समझ पा रहे हैं ना? अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है, उसमें किसी भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू का क्या होगा? 0 की नॉन जीरो? जिसने मेरी पूरी क्लास सुनी है वो जवाब दे सकता है। अगर कोई चेंज साइक्लिक है, कोई सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर प्रोसेस साइक्लिक हो रही है, ए से शुरू हुए ए पे ही पहुंचे, 0। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स शुरू कराया था स्टेट ऑफ सिस्टम से, खत्म करा रही हूं साइक्लिक पे, बेसिक टर्मिनोलॉजी। ए पे शुरू हुए और ए पे ही खत्म हो गए, कोई भी स्टेट फंक्शन उठा लाओ, उसकी वैल्यू में क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन। दुनिया जहान के कोई भी आप स्टेट फंक्शन उठा लाइए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जहां से शुरू हुए। लेकिन पाथ फंक्शन में हो सकता है, आप घूम के तो आए हो, थके तो हो ही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पसीना आएगा, उसमें चेंज होगा।
तो यहां आज की बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई खत्म।